तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल मूल मंत्रा स्टडी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 जून 2024 का करंट अफेयर्स MCQs लेकर आए हैं विद एक्सप्लेनेशंस, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। चाहे आप UPPCS, RO, ARO, UPSC अदर एग्ज़ाम्स किसी की भी तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स आप जानते ही हैं कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी परीक्षा का। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए, समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है, चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइनाज चैंग 6 मिशन? दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में चाइना ने अपना चैंग 6 मून मिशन लॉन्च किया है। और ये मून मिशन जो है चाइना, ये जो मून मिशन है ये मून के डार्क साइड जो है, फार साइड जो है वहाँ पर उतर चुका है। और इसका मूल उद्देश्य जो है वो है चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। सो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो बी इज़ द आंसर। इससे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। चाइना का जो अंतरिक्ष स्पेस प्रशासन है उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, CNSA। चाइना ने जो मिशन लॉन्च किया, मिशन नाम है चांग E6। यह एक मानव रहित अंतरिक्षयान है जो कि फार साइड ऑफ मून पर उतरा है। इसे 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया था और इसका टोटल जो मिशन टाइमिंग्स है वो 53 दिन का है। चीन का चांग E6 मिशन 2 जून 2024 को सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। चांग E6 चांद के ध्रुव के जो एक्टिन बेसिन क्रेटर है वहाँ पर उतरा है। कहाँ पर? एक्टिन बेसिन क्रेटर पर। यह क्रेटर अभी तक का सबसे ज्ञात सबसे बड़ा क्रेटर है। इसका उद्देश्य, जैसा कि भी हमने आपको पहले ही बताया है, कि इसका उद्देश्य जो है, चीन ने चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करने के उद्देश्य से चांग E6 को चंद्रमा के सुदूर हिस्से यानी कि डार्क साइड पर उतारा है। यह मिशन बहुत ही खास है चाइना के लिए और वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि यह उस हिस्से पर लैंड हुआ है जो कि हमारी पृथ्वी से हमेशा दूर रहा है और यह कभी भी सूर्य की किरणों के संपर्क में नहीं आया है। ऐसे में इस क्षेत्र से अगर नमूने इकट्ठा होते हैं तो वो वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी अहम जानकारियाँ उसमें मिलने की उम्मीद है। चीन के चांग E4 मिशन ने साल 2019 में पहली बार चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, सिर्फ ऐसे ही यही 2 देश हैं। कौन? सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका मीन्स USA, जो चंद्रमा से पृथ्वी पर नमूने लाने में सफल हुए हैं। बट वो जो नमूने लेके आए हैं वो निकट हिस्से से लेके आए हैं जो कि हमें विजिबल होता है। जैसे हम रात में देखते हैं चंद्रमा, तो जो हमें विजिबल पार्ट होता है उस पार्ट से वो लेकर आए हैं। 2019 में चांग E4 मिशन के द्वारा चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला पहला देश चाइना था। भारत भी अगस्त 2023 में अपने चंद्रयान 3 मिशन के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। चीन ने 2030 तक चांद पर मानव मिशन भेजने का लक्ष्य रखा है और इसी से पहले अमेरिका भी चांद पर 2026 तक अपना मानव मिशन भेजने की योजना बना रहा है। तो चांद पर सब लोग मिलकर के, चांद पर जो होड़ लगी हुई है इस समय की, जो होड़ उस समय कोल्ड वॉर के समय था, सेम वही सिचुएशन आज बन रही है। आज हर आदमी चांद पर अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए हम चांद से संबंधित कुछ मिशन पर
निगाह डालते हैं। सबसे पहले है लूना 2, किसने लॉन्च किया? यूएसएसआर ने, एंड द टाइम इज़ 12 सितंबर 1959। उसके बाद लूना 9, ये भी यूएसएसआर ने लॉन्च किया 31 जनवरी 1966। सर्वेयर 1 यूएसए 30 मई 1966। उसके बाद लूना 13 यूएसएसआर 21 दिसंबर 1966। सर्वेयर 3 यूएसए 17 अप्रैल 1967। सर्वेयर 5 यूएसए, सर्वेयर 6 यूएसए, सर्वेयर 7 यूएसए। लगातार उस समय यूएसए और जैसा कि हमको पता है कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था कि चांद पर कौन सबसे ज़्यादा मिशन कर लेगा। तो उस समय यूएसए जो है लगातार एक के बाद एक सर्वेयर 3, सर्वेयर 5, सर्वेयर 6, सर्वेयर 7, उसके बाद फिर अपोलो 11 जो कि एक मैन्ड मिशन था। उसके बाद अपोलो 12 वो भी एक मैन्ड मिशन था। अपोलो 11 जो है वो यूएसए का फर्स्ट मैन्ड मिशन था, जिसमें कि ये दोनों मैंड थे 11 में, बट यूएस जो अपोलो 11 है वो फर्स्ट मैन्ड मिशन है और उसका टाइमिंग जो है वो 16 जुलाई 1969 है। एंड आफ्टर देन लूना 16 किसने लॉन्च किया है? यूएसएसआर ने। टाइमिंग से 12 सितंबर 1970। नेक्स्ट देख लेते हैं लूना 17 यूएसएसआर, अपोलो 14 मैन्ड मिशन यूएसए, टाइमिंग्स 31 दिसंबर 1971। अपोलो 15 मैन्ड मिशन यूएसए 26 जुलाई 1971। लूना 20 यूएसएसआर 14 फरवरी 1972। अपोलो 16 मैन्ड मिशन यूएसए 16 अप्रैल 1972। अपोलो 17 यूएसए 7 दिसंबर 1972। लूना 21 यूएसएसआर 8 जनवरी 1973। चेंग्स ई, अब देखिए चाइना के मिशंस हैं। चेंग्स 3 1 दिसंबर 2013, द मिशन इज बाई चाइना। चेंग्स 4 चाइना 7 दिसंबर 2018 एंड चेंग्स 5 चाइना 23 नवंबर 2020। एंड चंद्रयान 3 जो कि इंडिया द्वारा किया गया था, सफल मिशन था, एंड उसका जो टाइमिंग है वो है 23 अगस्त 2023। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न है, अमित पंघाल ने किस श्रेणी में अपना ओलंपिक कोटा हासिल किया? इन विच कैटेगरी डिड अमित पंघाल सिक्योर हिज ओलंपिक कोटा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मेंस 51 kg। टोक्यो ओलंपियन अमित पंघल ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में रविवार को थाईलैंड के बैंकॉक में वर्ल्ड ओलंपिक बॉक्सिंग क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के अंतिम दिन में पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया। इन्होंने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लियू चुआंग के खिलाफ 5-0 से जीत दर्ज की। ये हैं आपके अमित पंघाल। जैस्मिन लंबोरिया महिला कैटेगरी में 57 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने माली की मरीन कैमारा को 5-0 से हराकर भारत के लिए कोटा हासिल किया पेरिस ओलंपिक में। एंड ये जैस्मिन लंबोरिया ये है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। इन्हीं के साथ 4 अन्य भारतीय मुक्केबाजों में, ये सभी के सभी बॉक्सर हैं और भारत के ही बॉक्सर हैं, और ये सभी के सभी पेरिस ओलंपिक कोड के लिए सेलेक्ट किए गए हैं, पेरिस ओलंपिक्स के लिए 2024 के लिए। और इनमें एक निशांत देव हैं, दूसरे निखत जरीन, प्रीति पवार एंड टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
हर वर्ष किस तिथि को वैश्विक स्तर पर वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट एवरी ईयर ग्लोबल मदर फादर डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली? तो इसका उत्तर है 1 जून। अभी हाल ही में 1 जून को वैश्विक मातृपितृ दिवस मनाया गया। उससे संबंधित तथ्य को देख लेते हैं जरा सा एक निगाह। 1 जून को प्रतिवर्ष वैश्विक मातृपितृ दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स प्रतिवर्ष मनाया जाता है। माता पिता के लिए वैश्विक दिवस की शुरुआत सन 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA द्वारा स्थापित किया गया है। वैश्विक मातृपितृ दिवस कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण रहता है। पहला है उसमें जागरूकता बढ़ाना, माता पिता के योगदान को मान्यता देना, चुनौतियों को संबोधित करना, माता पिता को जो चुनौती होती हैं उनको ध्यान देना, सकारात्मक पालन पोषण को बढ़ावा देना। आइए इसको देख लेते हैं। जागरूकता बढ़ाना, यह दिन माता पिता की भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है और यह माता पिता के अमूल्य योगदान को पहचानने और सराहने के लिए प्रोत्साहित करता है। माता पिता के योगदान को मान्यता देना, यह दिवस समाज में माता पिता के योगदान का उत्सव मनाने का एक अवसर प्रस्तुत करता है। चुनौतियों को संबोधित करना, यह दिन माता पिता के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों जैसे कार्य जीवन संतुलन, सहायक सेवाओं तक पहुंच, सामाजिक समस्याओं को दर्शाते हुए सरकारों, संगठनों और समुदायों को प्रोत्साहित करता है। वे माता पिता को इन चुनौतियों का सामना करने में मदद करने के लिए संसाधन और सहायता प्रणाली प्रदान करें। यह दिन माता पिता को अपने बच्चों की परवरिश में सक्रिय भूमिका निभाने और उनके विकास के लिए एक स्वस्थ और सहायक वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश ने 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की सफलतापूर्वक मेजबानी की है? विच कंट्री हैज सक्सेसफुली होस्टेड द 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting ATCM 46 and the 26th Environmental Protection Committee CEP 26। तो अभी हाल ही में भारत द्वारा जो है 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक की सफलतापूर्वक मेज़बानी की गई है। भारत के पृथ्वी मंत्रालय ने 20 मई से 30 मई यानी 10 दिन तक कोच्चि के केरल में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26 पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की सफलतापूर्वक मेजबानी संपन्न की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR के माध्यम से अंटार्कटिक संधि सचिवालय और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के समर्थन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। ATCM 46 का आयोजन वसुधैव कुटुंबकम की व्यापक थीम पर किया गया। जो थीम थी वो थी वसुधैव कुटुंबकम, जो एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के पूर्व उप सलाहकार राजदूत पंकज सरन, तो राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड के जो सलाहकार हैं वो पूर्व जो सलाहकार हैं उप सलाहकार राजदूत पंकज सरन जो है वो 46वें ATCM के अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। ATCM 46 का उद्घाटन माननीय कैबिनेट मंत्री श्री किरण रिजिजू, विदेश मंत्रालय के सचिव राजदूत पवन कपूर
और MOES के सचिव और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ बेंगलुरु के निदेशक डॉक्टर शैलेश नायक ने किया। अंटार्कटिक संधि की जब यहाँ पर बात आ रही है तो हम ज़रा इससे देख लेते हैं कि अंटार्कटिक संधि है क्या, और ATCM जो है ये क्या है इसका। अंटार्कटिक संधि जो है वो 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन DC में 12 देशों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, USSR और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 12 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। और तब से यह 1961 से यह उन सभी 12 देशों के लिए पूर्ण रूपेण लागू है। इस संधि का मूल उद्देश्य क्या था? संधि का मूल उद्देश्य ये था कि अंटार्कटिक महाद्वीप अंटार्कटिक महाद्वीप के शांतिपूर्ण उपयोग और वैज्ञानिक अन्वेषण सुनिश्चित करना। अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM का मुख्य उद्देश्य, ये बैठक जो ATCM है ये उन्हीं देशों का एक बैठक होती है। अब इसमें जो है टोटल 56 सदस्य हो गए हैं, जिनमें भारत भी है। 12 इसमें जो 12 हैं वो इसके मूल सदस्य हैं और भारत भी इसका जो है सदस्य है। भारत इसमें 1983 पे संधि पे हस्ताक्षर किया था और तब से यह वहाँ पर एक सलाहकार सदस्य के रूप में, मीन्स 12 इसके मूल सदस्य हैं, बाकी जो अन्य सदस्य हैं 12 के अलावा वो जो है सलाहकार सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में हुई। मतलब जो ये संधि 1983 में भारत ने इस अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री नाम का एक पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र भारत ने खोला। भारत ने इससे पहले 2007 में नई दिल्ली में ATCM की मेज़बानी की थी। मतलब 2007 में ATCM की मेज़बानी की और उसके बाद अब जाकर के 20 से 30 मई 2024 में कोच्चि के केरल में फिर से ATCM 46 और CEP 26 की मेज़बानी भारत ने की। अंटार्कटिक महाद्वीप में भारत के अनुसंधान स्टेशन पहला है दक्षिण गंगोत्री, भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र स्टेशन, जो कि 1983 में क्वीन मॉड लैंड में स्थापित किया गया और 1990 तक संचालित रहा हुआ। दूसरा है मैत्री, 1989 में शिरमाचेर ओएसिस में स्थापित यह स्टेशन अभी भी कार्यशील है और गर्मियों में 65 और सर्दियों में 25 लोगों को आवास प्रदान करता है। तीसरा है भारतीय, ये सन 2012 में प्रिड्स खाड़ी तट पर स्थापित यह स्टेशन समुद्र विज्ञान और भूवैज्ञानिक अध्ययन पर केंद्रित है और इसके द्वारा उपयोग में भी लाया जाता है। चौथा है मैत्री, केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने एक नया आर्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 पुराने मैत्री स्टेशन के निकट ही स्थापित करने की एक योजना की घोषणा की है, जो कि 2029 तक संचालित होने की संभावना है। और यह जो डिसीजन लिया गया है, यह अभी ATCM 46 की जो बैठक हुई थी हाल ही में, उसमें यह केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भारतीय सेना की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? विच मेजर ऑफ इंडियन आर्मी हैज़ बीन अवार्डेड UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023 बाय द यूनाइटेड नेशंस? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से मेजर राधिका सेन को सम्मानित किया गया है। यही है मेजर राधिका सेन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव
संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ने भारत की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया। मेजर राधिका सेन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। मेजर सेन ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो DRC के पूर्वी क्षेत्र में मार्च 23 से लेकर के अप्रैल 24 तक मोनेस्को के एंगेजमेंट प्लाटून फॉर द इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के कमांडर के रूप में सेवा देने व शांति स्थापना के प्रयासों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। मेजर सेन ने महिलाओं के लिए सुरक्षित मंच उपलब्ध कराया ताकि वे अपने विचार चिंताएं साझा कर सकें और मिशन उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सके। इससे पहले 2019 में मेजर सुमन गवानी को 2019 में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे भारत की पहली महिला थीं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2003 से हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह अवार्ड जो है इसी दिन दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 2016 से हुई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति संचालन विभाग के अंतर्गत आने वाले सैन्य मामलों के कार्यालय द्वारा स्थापित किया गया था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में जो है लगभग 6063 भारतीय काम कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग 32 महिलाएं हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस किसके द्वारा लाया गया। मोर देन 100 टन्स ऑफ गोल्ड हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू द कंट्री फ्रॉम ब्रिटेन बाय whom? तो यह रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सोना जो है हाल ही में वापस लाया गया है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना देश में वापस लाया है और इसे अपने भंडार में शामिल किया। विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए RBI ने गोल्ड को साल 1991 में ब्रिटेन के पास गिरवी रखा था और यह पहली बार है जब 100 टन सोना विदेश से RBI ने अपने भंडार में वापस लिया है। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो अभी हाल ही में रिटायर हो गई हैं। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस हु हैज़ रिटायर्ड। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज। 1987 बैच के IFS अधिकारी थी। कुल 35 साल की सेवा के बाद यह अभी हाल ही में सेवानिवृत्त हुई हैं। कंबोज 1987 के सिविल बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और 1987 के विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। वह संयुक्त राष्ट्र में पहली भारतीय स्थायी प्रतिनिधि थी। रुचिरा कंबोज इस दौरान उन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो अगली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की आम बैठक की जो मेज़बानी है वो भारत करने वाला है। सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन, तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो है उसको इंग्लिश में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन IATA कहा जाता है। विश्व की एयरलाइनों का यह एक व्यापार संघ है।
याटा की स्थापना 19 अप्रैल 1945 को हवाना, क्यूबा में हुई थी। IATA का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है, जबकि इनका कार्यकारी कार्यालय जो है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। मीन्स इनका मुख्यालय जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है और इनके जो कार्यकारी कार्यालय है वो जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। IATA के महानिदेशक जो हैं वो विली वॉल्श हैं। कंपनी, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एयरलाइन कंपनी इंडिगो जून 2025 में नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन संघ IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगी। आगामी वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 8 से 10 जून 2025 को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स हैं। भारत में 42 साल बाद IATA की आम वार्षिक बैठक होगी, यानी इससे पहले जो है 1958 और 1983 में दिल्ली में वार्षिक आम बैठक की मेजबानी भारत कर चुका है और अब जाकर के आने वाले अगले साल यानी कि 8 जून से 10 जून 2025 को दिल्ली में IATA की आगामी जो है आम बैठक को भारत मेज़बानी करेगा। IATA, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, विस्तारा सहित 330 से अधिक एयरलाइंस कंपनियों का एक वैश्विक समूह है। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में IIM की स्थापना को केंद्रीय मंजूरी मिली है? इन विच स्टेट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IIM? तो अभी असम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने IIM को मंजूरी दी है। सो इसका उत्तर है ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने असम के कामरूप जिले के मराभिता में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 2 जून को घोषणा की कि शिक्षा मंत्रालय ने प्रस्ताव को संवैधानिक मंजूरी दे दी है और नए IIM के लिए IIM अहमदाबाद को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया है। देश में कुल 21 IIM हैं, जिनमें से केवल IIM शिलोंग जो है वो पूर्वोत्तर में स्थित है। बाकी सारी जो हैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया इस तरह हैं। सिर्फ IIM शिलोंग जो है वो पूर्वोत्तर में है। तो उसके बाद ये जो असम में दूसरा जो हुआ है वह दूसरा स्थान होगा, मतलब दूसरा संस्थान होगा। सबसे पहला IIM शिलोंग है और उसके बाद जो है असम में जो होगा वह दूसरा IIM बनेगा। राज्य सरकार ने नए संस्थान के लिए 574 बीघा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने की सहमति व्यक्त की है। आइए आगे चलते हैं। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? When is the World Bicycle Day celebrated every year? तो ये तो हम सभी को पता है कि 3 जून को बाईसाइकिल डे जो है, यानी कि विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। संबंधित तथ्य पे एक निगाह डाल लेते हैं। विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 3 जून 2018 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। हर साल इसीलिए 3 जून को दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया को स्वास्थ्य, पर्यावरण और साइकिल के महत्व को समझाते हुए स्वास्थ्य और पर्यावरण को होने वाले उत्साह को लेकर जागरूक करना है। साइकिल चलाने से सेहत के कई फायदे होते हैं। नियमित तौर पर चलाने से शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। यह लोगों में स्फूर्ति का संचार करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र इस दिवस के द्वारा दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय कार्यक्रमों में साइकिल को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा पैदल
सुरक्षा और साइकिल चालन की सुरक्षा को भी बढ़ावा देना है। नीदरलैंड्स को दुनिया का बाईसाइकिल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जो टोटल आबादी है वो लगभग 170 लाख है, यानी 1,70,00,000 है। लेकिन यहाँ साइकिलों की संख्या 2 करोड़ से भी ऊपर है, यानी कि यहाँ इंसानों से ज़्यादा साइकिलें हैं। अब यहाँ विश्व साइकिल दिवस की बात हो ही रही है, तो हम इस जून महीने में पड़ने वाले जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। आइए देखते हैं। 1 जून माता पिता का वैश्विक दिवस, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून इटली गणतंत्र दिवस, इटली रिपब्लिक डे मनाया जाता है। फिर 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड एंड सेफ्टी डे। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। 8 ही जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, वर्ल्ड ट्यूमर डे मनाया जाता है। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखिएगा। फिर 12 जून को राष्ट्रीय लाल गुलाब दिवस, नेशनल रेड रोज डे मनाया जाता है। 13 जून को विश्व रंगहीनता जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 15 जून को विश्व पवन दिवस, वर्ल्ड विंड डे मनाया जाता है। आइए आगे चलते हैं। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। 16 जून को ही फादर्स डे मनाया जाता है, 3rd संडे ऑफ जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, यह आप लोग माइंड में रखिएगा। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। 26 जून को ही यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। और 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ और करंट अफेयर्स के MCQs के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे द्वारा की गई मेहनत से आपको कुछ समझ में आता है, आपके लिए कुछ उसका फ़ायदा होता है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।